साल पहले की बात है। वेस्ट बंगाल के घने जंगलों में, जहां गोलियों की आवाजें बिल्कुल आम थीं, कुछ आदिवासी लड़कियां एक उबड़-खाबड़ कच्चे मैदान में हॉकी खेला करती थी। बिना प्रॉपर शूज के। हाँ, उनके पास स्पोर्ट्स शूज नहीं थे। मैदान में घास से ज्यादा पत्थर थे। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उनके पास प्रॉपर हॉकी स्टिक्स भी नहीं थी। तो वो खेलते कैसे थे? वो जंगल से टूटी हुई लकड़ियों और डंडों का इस्तेमाल करती थी। चारों तरफ डर का माहौल था, दोनों तरफ से फायरिंग होती रहती थी। पर उन लड़कियों का जुनून उन सभी भौगोलिक और सामाजिक चुनौतियों से बड़ा था। सही बात है। और आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। बिल्कुल। आज उसी झारखंड के सिमदेगा की सलीमा तेते भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन बन चुकी हैं। और वेस्ट मिडनोपुर के उसी छोटे से ट्रेनिंग सेंटर से निकली ममता हांसदा आज सीनियर महिला फुटबॉल टीम का हिस्सा हैं। गहराई में जा रहे हैं, वो सिर्फ इन खिलाड़ियों के सफर की कहानी नहीं है। हम उस पूरे इलाके की बात कर रहे हैं जिसे कभी रेड कॉरिडोर कहा जाता था। एक ऐसा इलाका जो अब हिंसा से निकलकर शांति और विकास की एक नई कहानी लिख रहा है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। और ये बदलाव कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, एक फ्लैशबैक में। हाँ, जरूर। एक वक्त था जब इन इलाकों में बच्चों के खेलने की आवाजें नहीं आती थीं, वहां सिर्फ एनकाउंटर की आवाजें गूंजती थीं। तुम्हें याद ही होगा, देखो 2009 में उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को यानी LWE को देश का सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बताया था। हाँ, उनका वो स्टेटमेंट काफी बड़ा था उस टाइम। और वो सिर्फ कहने की बात नहीं थी। अप्रैल 2010 का वो दंतेवाड़ा हमला तो सबको याद है। एक तरह से नॉर्मल बन गया था। सही कह रही हैं आप। लेकिन आज हम जिस रिसर्च और जिन रिपोर्ट्स पर चर्चा कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल अलग रियलिटी दिखाती हैं। 30 मार्च 2026 को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने संसद में ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि भारत अब माओइस्ट इंसर्जेंसी से मुक्त हो चुका है। ये एक मैसिव शिफ्ट है। बिल्कुल, ये पिछले कुछ दशकों की मेहनत, पॉलिटिकल विल और स्टेट्स के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन का ही नतीजा है कि आखिरकार वहां शांति स्थापित हो रही है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। उग्रवाद ऑफिशियली खत्म हो गया। सुनने में बहुत अच्छा लगता है और सच में एक बड़ी अचीवमेंट भी है। लेकिन मैं इसका थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। अच्छा, कैसे? मुझे ये पूरी इंसर्जेंसी एक जंगल की आग की तरह लगती है। हमारे सुरक्षा बलों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस आग को बुझा दिया है। पर आग बुझने के बाद जो जमीन बचती है ना, वो जली हुई और बंजर होती है। एग्जैक्टली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना काम कर दिया, वो आग बुझा के निकल जाएंगे वहां से। लेकिन उस जली हुई जमीन पर वापस विश्वास का बीज बोना, वहां प्रशासन को खड़ा करना, ये एक बिल्कुल अलग और लंबा गेम है। ये जंगल की आग वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। मेरा सवाल ये है कि क्या सुरक्षा मिल जाना ही आखिरी मंजिल है? क्योंकि अगर सिर्फ आग बुझा के छोड़ दिया वहां, तो दोबारा आग लगने में देर थोड़ी लगती है। नहीं, बिल्कुल सही पॉइंट है। और इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी। अगर तुम उस जली हुई जमीन पर बिना मिट्टी को ठीक किए, बिना उस जमीन का विश्वास जीते सीधे बीज बो दोगे, तो वो बीज कभी नहीं उगेगा। राइट। यहाँ सबसे हैरानंगेज बात यह है कि सुरक्षा दिलाना सिर्फ पहला रास्ता खोलता है। असली शांति तभी आती है जब आग बुझने के बाद जो लोग वहां आए, यानी सरकार और प्रशासन, वो एम्पैथी के साथ काम करें, संवेदनशीलता के साथ। हाँ। रिपोर्ट्स इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि अब एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्लान्स की जरूरत है। जैसे वेस्ट बंगाल में जंगल महाल, झारखंड में सरहंदा और बूधा पहाड़, ओडिशा में मलकांगिरी और छत्तीसगढ़ में बस्तर प्लान। लेकिन इन प्लान्स का मेन फोकस क्या है? इनका फोकस सिर्फ सड़क या बिल्डिंग बनाना नहीं होना चाहिए। इनका फोकस लगातार अनइंटरप्टेड विकास होना चाहिए। सरकार को वहां सिर्फ किसी इंसिडेंट के बाद एक रिएक्शन देने नहीं जाना है, बल्कि हर रोज एक मददगार के रूप में मौजूद रहना होगा। पर देखिए, इन क्षेत्रों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो यही रही है ना, कि सरकार की मौजूदगी हमेशा एक एक्सट्रैक्टिव तरीके से रही है। हाँ, मतलब वहां से सिर्फ चीजें निकाली गई हैं। एग्जैक्टली। आई मीन, इसको रिसोर्स कर्सी कहते हैं। ये वो इलाके हैं जिनके जंगल और पहाड़ रिसोर्सेज से भरे पड़े हैं। यहां से वर्षों तक खनिज निकाला गया, पेड़ काटे गए, जिससे देश के बाकी हिस्सों को रोशनी मिली। पर बदले में उस ट्राइबल कम्युनिटी को क्या मिला? कुछ खास नहीं। वही ना, एक आम गांव वाला जो उस जंगल में रहता है जहां आज भी नेटवर्क नहीं आता, उसने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ डर में काटी है। एक तरफ से स्टेट पुलिस आती थी, दूसरी तरफ से उग्रवादी। दोनों तरफ से प्रेशर था उन पर। बिल्कुल, किसी ने खाना मांगा, किसी ने इन्फॉर्मेशन मांगी, और ना देने पर दोनों तरफ से उसकी जान पे खतरा होता था।
ये देश के नागरिक हैं, पर हकीकत में ये सिस्टम में कहीं थे ही नहीं। इनविजिबल नागरिक। हाँ, तो इन इनविजिबल लोगों को अब हम नए सिस्टम में कैसे लेकर आएं? यही सबसे बड़ा गैप है जिसे पॉलिसी मेकर्स अक्सर मिस कर जाते हैं। जब सरकार प्लान्स बनाती है ना, तो बात डिस्ट्रिक्ट्स और इंसिडेंट्स की होती है। हम बस आंकड़ों में उलझ जाते हैं। ट्रू। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे जो इंसान हैं, उनकी बात करनी होगी अब। उस माँ को तुम डेवलपमेंट के आंकड़े नहीं समझा सकते जिसका बेटा किसी दिन जंगल में गया और वापस ही नहीं आया। या फिर वो छोटी बच्ची जिसका रेजिडेंशियल स्कूल। हाँ, जिसका स्कूल सिर्फ इसलिए बंद हो गया क्योंकि वहां फोर्सेस का कैंप बन गया था। इन लोगों को सिर्फ स्टैटिस्टिक्स तो नहीं मान सकते ना। सही बात है। अब जब बंदूकें शांत हुई हैं, तो एक खिड़की खुली है उनसे सच में बात करने की। खतरा गोलियों का उतना नहीं है अब, खतरा इस बात का है कि वायलेंस कम होते ही सरकार का ध्यान ना भटक जाए वहां से। ये एक रियल प्रॉब्लम है। ब्यूरोक्रेसी की आदत होती है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर मीडिया कवर नहीं कर रहा वहां की खबरें, तो रिसोर्सेज भी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। लेट मी स्टॉप यू राइट देयर। यही मेरा सबसे बड़ा सवाल है। हिंसा शांत हो गई, हेडलाइंस खत्म हो गई, मीडिया के कैमरास वापस दिल्ली और मुंबई आ गए। ऐसे में सरकार वहां कंटिन्यूस डेवलपमेंट कैसे इंश्योर करेगी? वही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि इन इलाकों की ज्योग्राफी ही इतनी मुश्किल है। नदियां हैं, बीहड़ जंगल हैं। पहाड़ भी है वहां। हाँ, पहाड़ हैं, तो वहां जाकर काम करना कॉस्टली और टफ दोनों है। तो अभी हमारे पास क्या नया रोड मैप है जो इस बात की गारंटी दे कि बजट अचानक से वापस श्रिंक नहीं होगा? इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए इन रिपोर्ट्स में एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क सजेस्ट किया गया है जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को मिलकर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना होगा। अच्छा, कौन सा फ्रेमवर्क? इसे AIEE फ्रेमवर्क कहा गया है, जिसका मतलब है अकाउंटेबिलिटी, इनोवेशन, एविडेंस, इक्विटी, एम्पैथी और एफिशिएंसी। वेट, IAEE? सीरियसली? हाँ, यही नाम है। ये कैसा नाम है? ये सुनने में लग रहा है जैसे किसी ने रिपोर्ट बनाते वक्त कीबोर्ड पे गलती से हाथ रख दिया हो। एक और टिपिकल सरकारी एक्रोनिम। अरे, सुनने में लगता है वैसा, मैं समझती हूँ। जमीन पर बैठे किसी ट्राइबल किसान को इस इनोवेशन और एम्पैथी वाले एक्रोनिम से क्या लेना देना? एक फैंसी नाम रख देने से बंदूक थोड़ी रुक जाती है, और ना ही बिल्डिंग अपने आप बन जाती है। इसका जमीनी मतलब क्या है आखिर? मैं समझ रही हूँ तुम्हारा स्केप्टिसिज्म। सरकारी बाबुओं को एक्रोनिम्स बनाने का बड़ा शौक होता है सच में, और सुनने में ये एक और हॉलो कॉर्पोरेट बज़वर्ड लगता है। वही तो। पर अगर इसके मैकेनिक्स को समझो ना, तो इसका कोर फोकस कन्वर्जेंस पर है। देखो, हमारे देश में स्कीम्स की कमी तो कभी नहीं रही। हाँ, योजनाएं तो बहुत हैं। हेल्थ की अलग स्कीम होती है, सड़क की अलग, एजुकेशन की अलग। पर होता क्या था ग्राउंड पे? सड़क बन जाती थी, पर स्कूल में टीचर नहीं होता था। और अगर टीचर आ गया तो बच्चों के पास आने का साधन नहीं होता था। एग्जैक्टली। इस फ्रेमवर्क का मुद्दा ये है कि इन सारी स्कीम्स को एक साथ एक ही वक्त पर इन स्पेसिफिक वल्नरेबल ब्लॉक्स में हिट करवाना है, दोनों सरकारों को मिलकर। ओके, तो कन्वर्जेंस पर किन योजनाओं की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? पहले वाले स्कीम से अब नया क्या हो रहा है इस बार? 2-3 बड़ी इंटरवेंशंस हैं जो अभी ग्राउंड पे रोल आउट हो रही हैं। एक है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स प्रोग्राम। वो जिसके अंडर डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग होती है। हाँ, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। उसके अलावा 2 मेजर ट्राइबल फर्स्ट योजनाएं भी हैं, PMJN-मन और डाजूगा। अच्छा, इसको जरा सिंपल भाषा में समझाइए। जी, PMJN-मन क्या अलग कर रहा है जो पहले ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री नहीं कर पा रही थी? देखो, PM जनमन का फोकस खास तौर पर PVTGs पर है, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो बाकी ST कम्युनिटीज से भी ज्यादा पीछे रह गए हैं। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो बाकी ट्राइबल ग्रुप्स से भी ज्यादा पिछड़े हुए हैं। पहले की स्कीम्स ब्लैंकेट स्कीम्स होती थीं, जो स्टेट के पास फंड है वो सबको बराबर बांट दो, जिसमें सबसे पिछड़े गांव तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं होगा। एग्जैक्टली। इस बार उन 75 सबसे वल्नरेबल ग्रुप्स को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया गया है और उनके गांव में एक साथ 11 क्रूशल इंटरवेंशंस की जा रही हैं। जैसे पक्के घर बनाना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना और टेलीकॉम कनेक्टिविटी लाना। साथ ही ग्राउंड स्टाफ जो सीधे इन गांव वालों से डील करते हैं ना, हाँ, जो ग्राउंड लेवल पे ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें सेंसिटिव बनाने के लिए आदि कर्मयोगी अभियान लाया गया है, ताकि वो आम जनता से एम्पैथी और सम्मान के साथ पेश आएं। पर इन सब चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिल्ली से अगर 100 रुपए चलते हैं तो गांव पहुंचते पहुंचते वो 10 रुपए ही रह जाते हैं। वो तो पुरानी प्रॉब्लम है सिस्टम की। स्टेट कैपिटल्स में ही सारा फंड ब्यूरोक्रेटिक फाइल्स में अटक जाता है, मिडलमैन सारा फायदा ले जाते हैं। इस प्रोसेस को बाईपास करने का कोई नया तरीका है इस बार, या वही पुराना सिस्टम चलेगा? यही सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, अगर सही से इम्प्लीमेंट हो गया तो।
रिपोर्ट 16 फाइनेंस कमीशन और संविधान के आर्टिकल 275(1) के ट्राइबल सब प्लान ग्रांट्स की बात करती है। TSP ग्रांट्स। हाँ, नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट्स ये पैसा रिसीव करती थी और अपनी मर्जी से लाइन डिपार्टमेंट्स को दे देती थी। अब पुश इस बात पर है कि ये पैसा डायरेक्टली बिना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के रुके सीधे पंचायत स्तर पर जाए। ओह वाओ, सीधा पंचायत को। हाँ, अगर ग्राम पंचायत आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होगी तो डिसीजन उस गांव का होगा कि उन्हें स्कूल की छत ठीक करनी है या नया कुआं खोदना है। फंड ट्रांसफर डायरेक्टली आखिरी मील तक पहुंचेगा बिना किसी इंटरफेरेंस के। ये पॉइंट मुझे सच में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि ये लोगों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। हम हमेशा इन इलाकों के लोगों को लाभार्थी यानी बेनिफिशियरीज बोलते हैं, जैसे हम उन पर कोई मेहरबानी कर रहे हों। एग्जैक्टली। पर जब उनके हाथ में सीधा पैसा आएगा और उनकी पंचायत अपने फैसले खुद लेगी, तब वो लाभार्थी नहीं रहेंगे बल्कि अपने अधिकारों के मालिक बनेंगे, एक एक्टिव राइट्स बेयरिंग स्टेक होल्डर। सही कहा। और आर्थिक आजादी तो तब तक नहीं आएगी जब तक लोकल इकोनॉमी डेवलप नहीं होगी। जैसे इस सोर्स में एग्रो फॉरेस्ट्री की बहुत अच्छी बात की गई है। लेट्स डिग इनटू दैट। पहले जहां विकास का मतलब था जंगल काटकर फैक्ट्री लगाना, जिससे लोकल लोग बेघर हो जाते थे। हाँ, वहां एग्रो फॉरेस्ट्री एक बिल्कुल नया मैकेनिज्म है। बिल्कुल। एग्रो फॉरेस्ट्री और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मेल। इसको थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पर सोचो। एक आदिवासी जिसके पास जंगल की जमीन का अधिकार है, उसको आमदान के लिए जंगल से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है अब। वो वहीं पर काम कर सकता है। हाँ, वो पेड़ों की नेचुरल कैनोपी के नीचे शेड लविंग हाई वैल्यू क्रॉप्स उगा सकता है। जंगल का जंगल बचा रहा और वो एक मजदूर की जगह एंटरप्रेन्योर बन गया अपने आप में। ये तो काफी सस्टेनेबल मॉडल है। पर इसके अलावा अगर इन छोटे लोकल उद्योगों को यानी SMEs को कैपिटल और क्रेडिट एक्सेस मिल जाए तो प्रोसेसिंग वहीं गांव में ही हो सकती है। हाँ, मतलब अगर आप महुआ या इमली चुनते हैं जंगल से, तो उसको कच्चा बेचने की जगह गांव में ही उसकी प्रोसेसिंग यूनिट हो, उसकी पैकेजिंग वहीं हो। इससे उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ जाएगी। और इसमें मैं इको टूरिज्म को भी जोड़ना चाहूंगा, जिसका जिक्र रिपोर्ट्स में स्पेसिफिकली किया गया है। कम्युनिटी लेड इको टूरिज्म। ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। बाहर से कोई कॉर्पोरेट आके वहां रिजॉर्ट ना बनाए, बल्कि लोकल कम्युनिटी ही अपना टूरिज्म मॉडल चलाए। जंगल उनका है तो उससे आने वाली वेल्थ पर भी हक उन्हीं का होना चाहिए ना। सही बात है। आर्थिक विकास का मैकेनिज्म बहुत जरूरी है इन इलाकों के लिए, पर आर्थिक विकास अकेले काफी नहीं होता। आपका इशारा किस तरफ है? सोचो, एक पक्की सड़क वहां बन गई, एक बैंक खुल गया, पर क्या इसका मतलब ये है कि एक इंसान जिसने अपनी पूरी लाइफ डर में गुजारी है, जिसका भाई किसी एनकाउंटर में मारा गया, वो अचानक से स्टेट पे विश्वास करने लगेगा? नहीं, ट्रस्ट तो अचानक नहीं बनता। यहाँ एक ऐसी चीज आती है जो बाकी सब चीजों पर भारी है। मैं US कॉन्फ्लिक्ट एक्सपर्ट जॉन पॉल लेडराक का एक पर्सपेक्टिव लाना चाहूंगी यहाँ। वो बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की। कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये अपने नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से कैसे अलग है? हम हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बोलते हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट कोई बीमारी हो जिसे दवाई दे के ठीक कर देना हो या दुश्मन को मार के खत्म कर देना हो। राइट। लेडराज कहते हैं कि हिंसा असल में टूटे हुए रिश्तों का सिम्टम है। जब स्टेट और नागरिक का रिश्ता टूट जाता है, तब हिंसा जन्म लेती है। तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ इस कॉन्टेक्स्ट में? तो रेजोल्यूशन सिर्फ उस आग को बुझाना है, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन उस टूटे हुए रिश्ते को वापस जोड़ने का लंबा प्रोसेस है। इसको जोड़ते हैं संस्थाओं से, ट्रस्ट और सबसे जरूरी फेयरनेस या निष्पक्षता के जरिए। एंड आई रियली लाइक दैट। हिंसा एक टूटे हुए रिश्ते का प्रतीक है, पर अब इसको ग्राउंड रियलिटी से मैच करके देखते हैं। सम्मान के साथ अधिकार सुनने में किसी पोएट्री जैसा लगता है। हाँ, थियरी में बहुत अच्छा लगता है, पर जमीन पर इसका एक्चुअल मतलब क्या है? अगर हम इन रिपोर्ट्स को ध्यान से पढ़ें तो इसका सबसे बड़ा मतलब निकल कर आता है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का मसला। ये एक बहुत बड़ा इशू है रेड कॉरिडोर में। सोचो, हिंसा के दौर में एक आम SC या ST नागरिक पर एक छोटा सा झूठा केस लग गया। वो इंसान सालों से कोर्ट के चक्कर काट रहा है, लॉयर को फीस दे रहा है, उसकी पूरी लाइफ इस लीगल प्रोसेस ने बर्बाद कर दी है। और उसके पास रिसोर्सेज भी नहीं है। जब तक सरकार निष्पक्ष होकर इन पुराने छोटे मुकदमों को रिव्यू नहीं करती और इन्हें वापस नहीं लेती, उस इंसान के लिए तुम्हारी नई सड़क या बैंक का आखिर क्या मतलब है? उसके लिए तो सिस्टम अभी भी उसका दुश्मन ही है ना। तुमने बिल्कुल नस पकड़ी है। यही वो चोट है जिसे हील करना सबसे ज्यादा जरूरी है अभी। इसके साथ ही एक और चीज आती है, ह्यूमेन पुलिसिंग। ह्यूमेन पुलिसिंग? हाँ, जब आधी रात को एक गांव में पुलिस की जीप आए तो लोग डर के मारे अपने दरवाजे बंद ना करें, बल्कि उन्हें ये विश्वास हो कि ये जीप उनकी हिफाजत के लिए आई है।
ये ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल काम है। और जब आम जनता की कोई बेसिक शिकायत हो तो लोकल थाने में बिना ब्राइब दिए, बिना डर के उसकी सुनवाई हो। जब जस्टिस और डेली लाइफ के बीच का फ्रिक्शन कम होता है ना, तब जाकर स्टेट अपनी वैधता, अपनी लेजिटिमेसी जमीन पर इस्टेब्लिश करता है। और यही विश्वास फाउंडेशन बनेगा उस आगे बढ़ती हुई पीढ़ी के लिए जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। चलिए वापस उन हॉकी और फुटबॉल के मैदानों की तरफ चलते हैं जरा। हाँ बिल्कुल। खेल ने इन इलाकों में एक बहुत पावरफुल काम किया है। इसने बच्चों और युवाओं में एक नया अनुशासन डाला है, उन्हें सिखाया है कि अपनी आइडेंटिटी पर, अपनी पहचान पर गर्व कैसे करना है। पर वो भी एक लिमिट तक ही चलेगा। राइट। हम हर बच्चे से तो ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आगे चलकर नेशनल लेवल का प्लेयर ही बनेगा। वही ना। खेल ने एक चैनल जरूर दिया है, पर इस एनर्जी को अब मैसिव लेवल पर उनकी आकांक्षाओं से, उनके एस्पिरेशन से जोड़ना होगा। एजुकेशन के जरिए। हाँ, हायर एजुकेशन के लिए उन्हें शहर आने में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए अच्छी स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी के रेजिडेंशियल स्कूल्स होने चाहिए वहाँ। जो पहले बंद हो गए थे। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ा फैक्टर है स्किल ट्रेनिंग, जो उनकी लोकल ज्योग्राफी और अर्थव्यवस्था से परफेक्टली मैच करती हो। महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और छोटे एंटरप्राइजेज इस नए एरा की बैकबोन बनेंगे। क्योंकि जब एक महीना पैसे कमाती है तो पूरा परिवार और गांव एम्पावर होता है। बिल्कुल सही बात है। तो अल्टीमेटली इस पूरी विस्तृत चर्चा से क्या सामने आता है? हमने फोर्सेस की बात की, हमने पीएम जनमन और 16th फाइनेंस कमीशन के नए मैकेनिक्स की बात की, और हमने न्याय और एग्रो फॉरेस्ट्री के स्ट्रक्चर को भी समझा। सब कुछ इंटरलिंक्ड है। इन सबको मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि उग्रवाद के खिलाफ इस लड़ाई का आखिरी स्टेज अब सिर्फ पॉलिसी या एडमिनिस्ट्रेशन का गेम नहीं रह गया है। ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट का दौर है। एक नई सोच की जरूरत है अब। हमें इन इलाकों को भारत का पेरिफेरी या किनारा मानना बंद करना होगा। ये इलाके इस देश का दिल हैं। काउंटर इंसर्जेंसी एक माइंडसेट था जहां हम किसी दुश्मन को हरा रहे थे। अब वक्त है पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का, जहां सबको साथ लेकर चलना है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सच में जमीन पर उतारना है। मैं बस यही ऐड करना चाहूंगी इसमें कि पीस यानी शांति का आखिरी मतलब गोलियों की आवाज का बंद होना कभी नहीं था। तो क्या था? वो शांति नहीं, सिर्फ सन्नाटा होता है। असली शांति तब आती है जब आम लोगों के दिलों में उस स्टेट के प्रति ओनरशिप आती है, जब उन्हें लगता है कि ये इंस्टीट्यूशंस और ये संस्थाएं हम पर राज करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए और हमारे द्वारा चलाई जा रही हैं। एकदम सही कहा आपने। और इस गहराई भरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं इस रिपोर्ट से बाहर निकलकर एक गहरा सवाल सुनने वालों के लिए छोड़ कर जाना चाहता हूँ। एक फूड फॉर थॉट। हाँ, एक ऐसी चीज जो इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली घूम रही है। देखिए, सरकारी कागजों पर LWE ऑफिशियली खत्म हो गया है। रेड कॉरिडोर का टर्म शायद अब पास्ट बन जाए। पर क्या सब कुछ ठीक हो गया है? वही तो। पर उस जनरेशनल ट्रॉमा का क्या होगा? उन 2 पीढ़ियों के दिमाग और दिल पर जो असर पड़ा है, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ क्रॉसफायर में और फॉरेस्ट कैंप्स के बीच गुजारी है, वो घाव किस नई पॉलिसी से भरेगा? ये सोचने वाली बात है। क्या रेड कॉरिडोर का ये अंधेरा दौर सिर्फ हिस्ट्री की किताबों और आर्काइव्स में सिमट जाएगा, या फिर क्या ये इलाके अपने इन इतने गहरे घावों से सीखकर पूरी दुनिया को ये सिखाएंगे कि सबसे एक्सट्रीम स्थितियों से निकलकर ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी यानी एक जीवंत जमीनी लोकतंत्र कैसे खड़ा किया जाता है? एक नया मॉडल बनकर। टूटे हुए हॉकी स्टिक से नेशनल टीम के कैप्टन बनने का सफर तो हमने देख लिया है। जमीन ने अपनी मिट्टी की ताकत तो दिखा दी है। अब देखना यह है कि ये नया सवेरा इन सोसाइटी के घावों को कितनी जल्दी और कितनी अच्छी तरह भरता है। ये एक ऐसा थॉट है जिस पर हम सबको आगे जरूर सोचना चाहिए।